नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा 6 के चैप्टर क्रमांक 1 को हल करने का प्रयास करते हैं। यह इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 के लिए सत्र 2023-24 के लिए निर्धारित की गई है। इस इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका का उद्देश्य है आपके जो लर्निंग आउटकम है, अधिगम स्तर है, उसमें गुणोत्तर और उत्तरोत्तर वृद्धि हो। इसलिए राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा इस अभ्यास पुस्तिका का निर्माण किया गया है। यह अभ्यास पुस्तिका बहुत ही बढ़िया है, तो आप अपनी जो पाठ्य पुस्तक है उसको पढ़ें और उसके बाद भी इस इंटीग्रेटेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट करें, तो आपके लर्निंग आउटकम में काफ़ी वृद्धि होगी, उसमें अधिगम स्तर में भी गुणोत्तर वृद्धि होगी। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी। देखिए, जब हम कोई भी लेन देन करते हैं और संख्याओं को गिनते हैं, तो गिनने में क्या करते हैं कि हम जो हमारी प्रक्रिया है वह शुरू कहाँ होती है? वो होती है 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से हम संख्याओं को गिनते हैं, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे हमारे व्यवहारिक जीवन में, व्यापार में लेन देन जो बढ़ता जाता है, तो हमें बड़ी संख्याओं की आवश्यकता भी होती है। और हमने कक्षा 4 तक संख्याओं पर गणितीय जो संक्रिया होती है, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग करना सीखा है। और 10,000 से अधिक जो बड़ी संख्या होती है उनको पढ़ना लिखना वो भी सीखा है, ठीक है। देखिए, जो हमारी भारतीय पद्धति है उसके अनुसार हम क्या करते हैं कि जब भी किसी संख्या को हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें दाईं ओर से, है ना, जैसे ये संख्या यहाँ पर है, तो दाईं ओर से हम क्या करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार से पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा और उसके बाद हम लगाते हैं अल्पविराम, फिर 1000, 10,000, फिर लगाते हैं अल्पविराम, इस प्रकार से। यानी पहले 3 अंक दाईं ओर से, उसके बाद में प्रत्येक 2 अंक के बाद में हम अल्पविराम चिन्ह लगाते हैं, ताकि ये हमें पढ़ने में आसानी हो। जैसे ही संख्या हम क्या पढ़ेंगे? 21,24,527, ठीक है। अब इन संख्याओं का हम जोड़ घटाव गुणा और भाग भी कर चुके हैं। अब इस अध्याय के अंतर्गत हम सीखेंगे इन संख्याओं की तुलना करना, अंकों द्वारा संख्याएं बनाना, बड़ी संख्याओं को लिखना पढ़ना और अल्पविराम का प्रयोग करना, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा हम सीखेंगे कि भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अंतर्गत संख्याओं को हम कैसे पढ़ते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कोई भी संख्या है, जब इन्हें भारतीय पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं तो दाहिनी ओर से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा और फिर लगाते हैं अल्पविराम, 1000, 10,000, फिर लगाते हैं अल्पविराम, ठीक है ना, लाख, 10,00,000, फिर लगाए अल्पविराम और 1 करोड़। 2 अंक होते हैं तो आगे वो संख्या होती है, हर 2 अंक के बाद में हम अल्पविराम का चिन्ह लगाते हैं। इससे क्या होगा? इससे क्या होता है कि बड़ी बड़ी संख्याओं को पढ़ने में आसानी हो जाती है, क्योंकि ये खंड होता है 1000 का, ये होता है लाख का और ये होता है करोड़ का। 5,92,01,050, ठीक है। ये हुई हमारी भारतीय पद्धति के अनुसार। जब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो पढ़ते हैं, तो क्या होगा कि जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति है उसके अंतर्गत क्या होता है कि दाहिनी ओर से जो संख्या होती है उसमें 3-3 अंकों को छोड़ के अल्पविराम का चिन्ह लगाया जाता है। पहली चीज, देखिए, जैसे ये संख्या है 5,92,01,000, इसमें क्या करते हैं कि दाहिनी ओर से ये 3 अंक छोड़ के हम लगाया अल्पविराम के साथ, फिर 3 अंक छोड़ेंगे, ये लगाएंगे अल्पविराम, ठीक है। अब वो पढ़ते कैसे? देखिए, ये तो इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, और इसको हम हजारे पढ़ते हैं,
ये 1000 यहाँ आता है तो 10,000, ये आता है तो 100,000, यानी इसे कैसे बढ़ेंगे? 1000 के बाद में अगला जो खंड आता है इसे हम बोलते हैं मिलियन, और 3 अंक के बाद में जो खंड आता है उसको बोलते हैं बिलियन। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 59,201,000, ये पूरे यहाँ से जाता है 201,000। ठीक है, 50, इस प्रकार से पढ़ते हैं, दोनों में ये अंतर होता है। अब देखिए ये संख्या है ना, जब इस संख्या को हम भारतीय पद्धति के अनुसार पढ़ते हैं तो क्या करेंगे? देखिए ये प्रथम 3 जो अंक हैं इसके बाद हमने लगाया अल्पविराम चिन्ह। ठीक है, फिर इसके बाद में ये 2 अंक हैं, इसके बाद लगाया अल्पविराम चिन्ह, फिर 2 अंक के बाद हमने लगाया अल्पविराम का चिन्ह। ठीक है, हो गया 2,95,10,800। ठीक है, जब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे? आइए इसको देखते हैं, दोनों अंतर क्या होता है। देखिए दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़े, ये हमने लगाया अल्पविराम का चिन्ह। पहला जो खंड है वो तो 3 अंकों का रहेगा, उसके पश्चात यहाँ देखिए भारतीय पद्धति में हमने 2-2 अंकों के बाद अल्पविराम चिन्ह लगाए हैं, अब यहाँ 3-3 अंकों का लगाएंगे इस प्रकार से। ये जो खंड है ये हो गया कि 1000 का ये वाला खंड, और ये वाला खंड हो गया मिलियन का। अब 3 अंक के बाद में यदि फिर एक खंड बनता है तो हो जाता है बिलियन का। ये क्या हो जाएगा? 29,510,850। ठीक है, इन दोनों को इस प्रकार से पढ़ा जाता है। अब देखिए ये हम देख लेते हैं। अब ये संख्या हमारे पास में है, ठीक है, अब बहुत बड़ी संख्या है, इसको हम भारतीय पद्धति में कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस संख्या को यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना, फिर इसके बाद में हम पढ़ना सीखते हैं भारतीय पद्धति के अनुसार। ठीक है, अब भारतीय पद्धति क्या है? दाहिनी ओर से यानी इकाई की ओर से इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद हमने लगाया एक चिन्ह अल्पविराम का। ठीक है, 1000 और 10,000, लाख और 10 लाख, और ये हो गए करोड़। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? 5 करोड़ पढ़ेंगे, 5 करोड़ 80 लाख 80 लाख 1,000 1,529। ये हो गई हमारी भारतीय पद्धति। अब इसी संख्या को जब हमें अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पढ़ना होगा तो क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं संख्या वही की वही है ना, ये हमने। अब पढ़ने का तरीका यहाँ पर कैसा होगा उसको सीखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा, तो आप इसको पढ़ना आसानी से सीख जाएंगे। इकाई के स्थान से हम देखते हैं कि 3 अंक छोड़ करके हम लगाते हैं अल्पविराम का चिन्ह। अब प्रत्येक 3 अंक के बाद में लगा लिए आप अल्पविराम का चिन्ह, लगा लिया पहली चीज। अब इसको इकाई दहाई सैकड़ा ऐसे पढ़ते हैं। अब ये खंड यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया? 1000 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया? ये हो गया मिलियन। क्या हो गया? मिलियन। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे इसको? 58 मिलियन, क्या पढ़ेंगे हम? 58 मिलियन 1000। देखिए 1000 यहाँ पर है तो लिखेंगे यहाँ पर 1,529। ठीक है, अब देखिए यहां पर ये संख्या है ना, इसको हम यहां पर पहले लिख लेते हैं, ठीक है ना, और फिर लगाते हैं अल्पविराम ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। संख्याओं को पढ़ते और लिखते हुए जरूर आना चाहिए। अब देखिए इकाई स्थान से ये इकाई दहाई सैकड़ा, ये लगाया हमने अल्पविराम। 1000 और 10,000, इसका लगा अल्पविराम। लाख और 10 लाख, ये लगाया। अभी क्या हो गया? करोड़। इसको हम क्या पढ़ेंगे? भारतीय पद्धति अनुसार पढ़ेंगे 7
करोड़ 61 लाख 25,000 769। ठीक है। अब इसी संख्या को हम अंतरराष्ट्रीय पद्धति के अनुसार कैसे पढ़ेंगे, देखिए अब दोनों अंतर आपको समझ आ रहा होगा, है ना। अब इसमें इकाई स्थान से हम 3 अंक छोड़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हम लगाते हैं अल्पविराम। फिर प्रत्येक 3 अंक के बाद लगाएंगे अल्पविराम। ये देखिए, ये 3 छोड़े हमने, ये लगा अल्पविराम। तो पहला खंड इकाई वाला हो गया, दूसरा क्या हो गया, हजार वाला हो गया, और तीसरा खंड हो गया मिलियन वाला। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 76 मिलियन, आ रहा ना, 76 मिलियन। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, 125,000, क्या पढ़ेंगे हम, 125,000। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना, 125,000, और फिर वही पढ़ेंगे 769। ठीक है, 769, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी संख्या को भारतीय पद्धति और अंतरराष्ट्रीय पद्धति अंतर्गत हम पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, संख्याओं के प्रत्येक समूह में से सबसे बड़ी संख्या छांट कर लिखी। अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याएं दी गई हैं, 7,700, 7,070 और 7,007, ये यहाँ पर। ठीक है, अब तीनों में बड़ी संख्या कौन सी है, देखिए सबसे पहले क्या देखना है कि ये संख्या कितने अंक वाली है। हम देख रहे हैं कि 7,700 में 4 अंक हैं, 7,070 में भी 4 अंक हैं, 1 2 3 4, और इसमें 4 अंक हैं। सबसे पहले देख लें, छोटी बड़ी देखना हो तो अंक कितने हैं, है ना। ज्यादा अंक वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है और कम अंक वाली संख्या हमेशा छोटी होती है। जब अंक बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर है, तो हम देखेंगे बाईं ओर से पहला अंक ये वाला, हम देख रहे हैं इसमें 7 7 है, बराबर है, तो हम छोटा बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर 0 है, तो स्वाभाविक रूप से 7 बड़ा होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7,700 हो गई बड़ी संख्या। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7,700 बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या है। अगली संख्या है 2,480, 2,408, 2,048। अब यहाँ देख रहे हैं कि तीनों संख्याएं 4 अंक वाली है। ठीक है, जब अंक बराबर हैं तो हम देखते हैं बाईं ओर से पहला अंक, यह 2, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तीनों अंक बराबर है तीनों संख्याओं में। तो जब पहला अंक बराबर है तो हम देखते हैं दूसरा अंक। अब दूसरा देखिए, यहाँ 4 है और यहाँ 4 है, यह 0 है, यानी 0 छोटा हो गया, ये संख्या हट जाती है। अब यहाँ पर भी दोनों अंक यहाँ पर बराबर है, तो देखिए तीसरा अंक, अब तीसरा अंक यहाँ 8 है और यहाँ 0 है, तो स्वाभाविक रूप से 8 0 से बड़ा होता है। जब 8 0 से बड़ा होता है, ये पूरी संख्या जो है इन तीनों में बड़ी हो जाएगी, यानी 2,480 बड़ी संख्या है। 2,480 क्या है, बड़ी संख्या है। अगला देखिए 9,351, 1,359, 9,531। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी तीनों संख्याएं 4 अंकों वाली हैं, तो हम देखते हैं पहला अंक 9, 1 और 9, यानी 1 9 से छोटा होता है, इसलिए संख्या छोटी हो गई है। अब हम बात करेंगे इन दोनों संख्याओं में, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा अंक, जब पहला अंक यदि बराबर है तो हम देखते हैं दूसरा अंक, दूसरा अंक यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ये 5 3 से बड़ा होता है ना बड़ा, इसलिए
ये संख्या है 9531 इन तीनों संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब यहाँ पर लिख देंगे 9531 बड़ी संख्या है। ठीक है, बड़ी संख्या। अगला है, दी गई संख्याओं को छोटा है चिन्ह लगाकर बढ़ते क्रम यानी आरोही क्रम में लिखिए। ये चिन्ह लगाना है ना, इस चिन्ह को पढ़ते हैं से छोटा है, यानी यहाँ जो संख्या छोटी होती है वो इस तरफ आती है और बड़ी संख्या इस तरफ आती है। जैसे 4 छोटा है 5 से, ऐसा पढ़ते हैं। बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम, मतलब छोटे से बड़ा, ये छोटा फिर ये बड़ा फिर ये बड़ा और फिर ये बड़ा, ये कहलाता है बढ़ता क्रम। जैसे कि हम चढ़ाव चढ़ते हैं, है ना, चढ़ाव चढ़ते हैं वो होता है बढ़ता क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो अब छोटा क्रम या बड़ा क्रम, है ना, ये बढ़ता क्रम है या घटता क्रम है, तो बात हम कर रहे हैं बढ़ते क्रम की। तो बढ़ते क्रम में क्या होगा कि सबसे पहले हमें देखना होगा कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है इन चारों में से, है ना। इसे हमारे लिए 1 2 3 और 4, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कैसे निकालनी है अभी हम इसमें सीख चुके हैं पिछले प्रश्न में, है ना। 2472, 2964, 2694, 2946। देखिए इसमें पहला अंक सभी बराबर है, तो इसमें बराबर है ना। आप दूसरा अंक देखिए कि यहाँ पर है 4, यहाँ है 9, यहाँ 6 और ये 9, तो ये 4 6 और 9 से छोटा होता है, इसलिए छोटी संख्या क्या हो जाएगी 2469। हमने 2469, ये संख्या छोटी है। इससे अब इसे देखिए कि 4 जब दूसरा अंक यहाँ पर था और यहाँ है 6, ये संख्या बड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2694, है ना। अब ये छोटी किससे है, देखिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 2964 है, 2946 है। देखिए प्रथम दो अंक यहाँ पर बराबर है, तीसरे रखें 6 और ये 4 है, 4 छोटा होता है, ये संख्या ये इस संख्या से छोटी जाएगी, यानी यहाँ पर लिखेंगे 2946 और अंत में बची हुई संख्या लिखेंगे क्या है 2900। ये कहलाता है आपका बढ़ता क्रम। बढ़ते क्रम में क्या है कि इन चारों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पहले, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और फिर इससे बड़ी, ठीक है ना। ये कहलाता है बढ़ता क्रम यानी आरोही क्रम, जिसे हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। ठीक, चलिए अब इसके बाद में ये संख्या दी गई है, इनमें से छांटना है। तरीका वही है ना, कि पहला अंक देखना है, सब में देखिए बराबर बराबर साथ साथ है। दूसरा अंक देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 8, यानी ये दो संख्याएं इनसे छोटी है। अब दोनों में छोटी कौन सी है, देखिए ये 8 है तीसरा अंक और यहाँ 6 है, 6 8 से छोटा होता है, इसलिए ये संख्या सबसे छोटी हो गई। यहाँ लिख देंगे 7568, ठीक है ना। इससे बड़ी संख्या 7586, लिखा हमने 7586। अब देखिए यहाँ पर दूसरा अंक 6 है और यहाँ दूसरा अंक 8 है, 6 छोटा होता है ना, और 5 से बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम 7658 और अंत में 7865, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, ये चार संख्या हो गई, ये कहलाता है आपका बढ़ता क्रम। ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इनमें से हम छांटते हैं कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 9178, 9178 सबसे छोटी है। अब इससे बड़ी 9718, 9718। अब इससे बड़ी 9817, 9817 और इससे बड़ी है 9800। ठीक है, अब लेते हैं दी गई संख्याओं का प्रसारित रूप लिखिए। देखिए प्रसारित रूप लिखने के लिए क्या है कि हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी स्थानीय मान सारणी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
आप देख रहे हैं कि ये अंक जो हमारा है ये इकाई का है, ये दहाई का है, सैकड़ा है ना, और ये अंक है, ठीक है। अब पहला स्थान इकाई, दूसरा स्थान दहाई, दहाई यानी 10, तीसरा स्थान सैकड़े का है, सैकड़ा यानी 100, और चौथा स्थान 1000 का है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, देखिए जरा ध्यान से, 5798, क्या बोला हमने, 5000, इस 5 का स्थानीय मान कितना हो गया, 5000, ठीक है। फिर 700, ये हमने लिखा 700। अब 91, 91 में क्या है, 9 दहाई है, ठीक है ना। एक दहाई में, एक दहाई 10 के बराबर होती है, तो 9 दहाई कितने बराबर हो जाएगी, 90। दहाई मतलब 10 का नोट, ठीक है ना, तो 10 के 9 नोट कितने हो गए, 90, लिखा 90। इकाई यानी सिक्के, एक एक के, एक हो गया। ये हो गया इसका प्रसारित रूप, है ना, जिसे हम विस्तृत रूप भी कहते हैं, है ना। चलिए अब समझा ना, तो इस प्रकार लिख सकते हैं, जो पढ़ेंगे 7000, हमने लिखा है 7000, और बीच में हमने धन का चिन्ह लगा दिया है। अब यहाँ जीरो है, कोई अंक नहीं है, हम ये जीरो लगा सकते हैं, एक जीरो लगा देंगे तब भी सही है, और अब 3 जीरो लगाना चाहते हैं तब भी सही है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना है। फिर 5 दहाई है, अब 5 दहाई मतलब 50, एक दहाई मतलब 10, 5 दहाई मतलब 50, इकाई स्थान पर जीरो है, जीरो का जीरो आ जाएगा। अब 3003, 3000 हमने लिखा है 3000, फिर सैकड़ा कुछ नहीं है, जीरो, दहाई कुछ नहीं है, जीरो, इकाई कितनी है, 3, ये हमने लिखी, ठीक है। चलिए प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। ये विकल्प ए बी सी डी दिया है, और सामने आपको ये ए बी सी और डी, 4 गोले दिए गए हैं, इन गोलों को आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको संख्या दी गई है 3 गुणा 10,000, जीरो धन 0 गुणा 1000, धन 8 गुणा 100, धन 0 गुणा 10, धन 7। अब निम्नलिखित में से किसके बराबर हैं। देखिए यहां पर आपको दिया गया है प्रसारित रूप, और हमें प्रसारित रूप से संख्या लिखनी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये 3 कहां पर आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000 स्थान पर आएगा। कहां पर आएगा, ये 10,000 के स्थान पर आएगा। तो देखिए ये हमने लिखा 3 10,000 के स्थान पर, ठीक है ना। अब 0 1000 है, 0 कहाँ जाएगा, 1000 के स्थान पर आ जाएगा, ये आ गया, और ये आपका लग जाता है, अल्पविराम लगा सकते हैं, चलेगा। 8 गुणा 100 मतलब 8 कहां पर आएगा, सैकड़े के स्थान पर आ जाएगा। 0 गुणा 10 यानी 0 कहाँ आएगा, दहाई के स्थान पर आ जाएगा, और 7 कहां पर आएगा, इकाई स्थान पर आ जाएगा। अब देखिए ये संख्या हो गई 30,807, कहां पर है, विकल्प बी में है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विकल्प बी, ठीक है। और ये जो गोला है, इस गोले को हम क्या करते हैं कि भर देते हैं इस प्रकार से। प्रश्न क्रमांक 2, 1 बिलियन निम्न में से किसके बराबर होता है, बिलियन है ना, यह क्या होता है, मिलियन से बड़ा होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जब अभी हमने अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में पढ़ना सीखा था, तो आपको अभी बताया था इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद में हजार में 3 अंक आते हैं, और उसके बाद में अगला खंड आता है वो मिलियन का आता है, ठीक है ना, क्या आता है वो, मिलियन का आता है। तो 1 बिलियन में होते हैं 10,000 लाख, कितने होते हैं, यहाँ विकल्प जो डी है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, 10,000 लाख, ठीक है ना। 1 बिलियन बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 लाख, यानी विकल्प डी जो है वो सही है, इसलिए हम इस घेरे को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं। अगला प्रश्न है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो देखिए हमें सीखना है, रटना नहीं है।
तो क्या करेंगे कि 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको हम क्या करते हैं समझ लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में, है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है ना। 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होते हैं, होते हैं ना। और हम जानते हैं कि 1 मीटर में होते हैं कितने, 100 सेंटीमीटर। तो देखिए मीटर को हम बदलेंगे सेंटीमीटर में। देखिए ये हमने क्या किया, मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 का गुणा कर दिया, ये क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर 1 मीटर में आ गया, ठीक है ना। अब हम ये जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 1000 लिखा हुआ रहा है, गुणा 100, ये मीटर को हमने बदला सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर बदलेंगे हम इसमें मिलीमीटर में, है ना, जिसे हम को बोलते हैं साधारण भाषा में। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो हमें क्या किया यहाँ पर 10 लिख दिया। अब देखिए इनका गुणा करेंगे तो कितनी शून्य आएगी, है ना। हमने सीखा है कि जब भी किसी संख्या के अंत में शून्य रहती है और उनका गुणा करना होता है तो बहुत आसान होता है, एक एक हम 1 लिख दो और उसके बाद ये शून्य संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 और 6। अब लगाया हमने 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख क्या होंगे, मिलीमीटर होंगे, क्या होंगे, 10 लाख मिलीमीटर होंगे। अब देख रहे हैं कि एक के बाद में जो है 6 शून्य कहाँ आ रही है, विकल्प डी में आ रही है। तो विकल्प डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 1 लिखा और इसके बाद हमने 6 शून्य लगा दी, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, इसे हम क्या पढ़ते हैं, 10 लाख मिलीमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, कितने होते हैं, 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है ना। कितने होंगे, 10 लाख मिलीमीटर होंगे, ठीक है। अब ये विकल्प जो डी सही है, तो क्या करेंगे, इस घेरे को भी, ये जो गोला है ना, इसको घेर देंगे, ठीक है, इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 4, 795 धन 212 का मान कितना होगा। अब देखिए यहाँ धन का चिन्ह लगा हुआ है, मतलब इसको हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। 995 में हम क्या करते हैं कि 212 को जोड़ देते हैं, ठीक है। 3 का जोड़ कितना आएगा, 5 और 2 7, 9 और 10 के शून्य, हासिल का 1, 8 और 2 10, आ गया 1007। तो विकल्प जो ए है हमारा ये उत्तर हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे ए 2007 और इस गोले को फिलअप कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे। 30,010 को अंकों में कैसे लिखेंगे, देखिए ये लिखा हुआ है शब्दों में 30,010। तो देखिए ये हमने लिखा 30,000, हजार के बाद में क्या आता है, सैकड़ा, हमें नहीं दिया हुआ है, लगा देंगे, और 10 बोला है तो 10 लिख देंगे। अब देखिए ये संख्या कहाँ पर है, ये संख्या आपको आ रही है विकल्प सी में आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे सी, और जो सी वाला गोला है इसको हम फिलअप कर देंगे, ए बी और सी। इस सी वाला गोला हम क्या करेंगे, फिलअप कर देते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6, 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। देखिए 1 मिलियन में होते हैं 10 100,000। यहाँ पर हम लिख देंगे 1 मिलियन में 10 100,000 होते हैं। क्रमांक 7 समझ लेते हैं। संख्या
6078 को शब्दों एवं प्रसारित रूप में लिखिए। देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसको शब्दों में लिख देते हैं। ये लिखा हमने अंकों में, इसको बोलते हैं अंकों में लिखना, और इसको अब लिखते हैं हम शब्दों में। जो पढ़ते हैं है ना, उसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा शब्दों में। जैसे 6000 हमने 6078, ठीक है, ये हो गया हमने शब्दों में लिखना। अब क्या करना है, इसका लिखना है हमें प्रसारित रूप। 6000, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 6 गुना 1000, क्योंकि 6 1000 के स्थान पर लिखा हुआ है। फिर हम लगाएंगे प्लस का चिन्ह। अब चूंकि जीरो है, ये जीरो किसके स्थान पर है, ये जीरो है सैकड़े के स्थान पर, इसलिए 0 गुना 100 जगह हमने प्लस का चिन्ह। 7 ढाई के स्थान पर है, इसलिए हम लिखेंगे 7 गुना 10। ढाई का मतलब होता है 10, एक प्रश्न लगाया। अब ये लिखा 8 है ना, तो 8 भी लिख सकते हैं और इसको 8 गुना 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इसका प्रसारित रूप। उम्मीद है क्या आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न क्रमांक 8, अंकों 0, 9, 0, 1 और 6 ये 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी। देखिए यहां पर हमें दिए गए हैं 4 अंक, 9, 0, 1 और 6 दिया हुआ है। अब इन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करते हुए हमें क्या करना है कि सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन अंकों से मिलने वाली संख्या है वो हम बनाते हैं, पहले बनाते हैं सबसे बड़ी संख्या। आप देखिए जो अंक दिए जाते हैं और उनसे आपको बड़ी संख्या बनानी होती है ना, तो क्या करते हैं, सबसे बड़ा अंक हम लिखते हैं पहले। अब देखिए चारों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 9 है, तो हमने ये लिखा है 9, ठीक है। फिर 9 छोटा 6, 6 छोटा 1 और 1 से छोटा 0, ये यानी इन अंकों को हम लिखते हैं घटते क्रम में, यानी अवरोही क्रम में, ठीक है ना। ये बन जाती है सबसे बड़ी संख्या। अब देखिए इन्हीं अंकों का प्रयोग करते हुए हम बनाते हैं 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, ठीक है ना। अब इनमें देखेंगे कि सबसे छोटा अंक कौन सा है। आप बोलोगे सर 0 है, तो भैया 0 को पहले कभी नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। तो पहले हम देखें, क्या रखें, 0 को सबसे पहले नहीं लिखना है। ये 0 से जो बड़ा अंक यहाँ पर दिया गया है ना, उसे लिखना है। 0 से बड़ा अंक क्या है, 1 है, तो 1 लिखो भैया, और 0 को लिखेंगे हम सेकंड स्थान पर। अब इससे बड़ा अंक क्या है, 6, और इससे बड़ा है। अब 0 को सबसे पहले क्यों नहीं लिखा, उसका कारण यहाँ समझ लीजिएगा। यदि आप 0 लिखते हैं, फिर 1 लिखते हैं, 6 लिखते हैं और 9 लिखते हैं, तो भैया ये 3 अंकों वाली संख्या बनी है, इसमें 4 अंक नहीं है। क्योंकि किसी भी संख्या के बाईं ओर यानी इस तरफ हम शून्य लगाते हैं, तो इस शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि शून्य दाईं ओर आती है, तो ये संख्या जो भी है वो 10 गुना बढ़ जाती है। इस शून्य का जो गुण है उसे में ध्यान रखें। क्लियर, चलिए प्रश्न क्रमांक 9, 5192, 3920, 4456, 8970 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहां पर हम ले लेते पहले सबसे बड़ी संख्या। इन चारों में से छांटनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अभी हम पिछले प्रश्नों में सीख चुके हैं कि बड़ी संख्या हम कैसे छांटते हैं, ठीक है ना, कैसे लिखते हैं। देखिए पहला अंक देखेंगे चारों संख्याओं में, तो पहला अंक 8 बड़ा दिख रहा है, बस ये हो गया आपकी इन चारों में सबसे बड़ी संख्या। ये जो अंक अलग अलग होते हैं तो बड़ी संख्या निकालना बहुत आसान हो जाता है। अब इन्हीं में से सबसे छोटी संख्या हम छाटेंगे, सबसे छोटी संख्या यानी चारों संख्याओं में से
बाईं ओर जिसका अंक छोटा होगा वो संख्या छोटी हो जाएगी। हम देख रहे हैं 3, 5, 4 और 9 है, तो इनमें सबसे जो छोटा अंक है वो क्या है? 3 है। 3920 हो जाएगी सबसे छोटी संख्या। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10, संख्याओं 1748, 3950, 2010, 1987, 805 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ता क्रम यानी पहले हम लिखेंगे छोटी संख्या, फिर लिखेंगे इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी और फिर इससे बड़ी। ये कहलाता है आपका आरोही क्रम। तो देखिए इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? 805 है, तो हमने यहाँ लिखा 805। उसके पश्चात हम देखते हैं कि इससे बड़ी संख्या कौन सी है। अब देखिए चाहे तो चिन्ह लगा दें और चाहे तो न लगाएं, क्योंकि यहाँ पर चिन्हों का प्रयोग करने को नहीं कहा गया है, ये स्वैच्छिक है ना। लगा सकते हैं और नहीं लगाओगे तब भी सही है। अब इससे बड़ी संख्या क्या हो गई? 1748। ठीक है, ये लिखा हमने 1748। इससे बड़ी 1987 लिख दिया। इससे बड़ी 2010 और इससे बड़ी संख्या लिखी हमने 3950। ये आपका हो गया आरोही क्रम। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, दवाई की गोलियों के एक बक्से में 2 लाख गोलियां हैं। कितनी है? 2 लाख। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे बढ़ते हैं ना। 2 लाख गोलियां हैं जिनमें प्रत्येक का भार 20 मिलीग्राम है। कितना है? 20 मिलीग्राम। इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्राम में कितना है? दोनों हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो 2 लाख गोलियां हैं, कहते हैं 2 लाख गोलियों का भार हम निकाल लेते पहले। कितना हो जाता है? 2 लाख गोलियों का भार। अब देखिए एक गोली का भार कितना है? 20 मिलीग्राम है ना। हमें निकालना है 2 लाख गोलियों का भार। तो एक से अनेक हुआ है ना। और जब भी एक से अनेक का मान निकालना होता है तो वहां पर हम गुणा की क्रिया करते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 2 लाख में है ना 20 का गुणा करते हैं। ये 20 का हमने गुणा किया, 20 का वजन आ गया इतना मिलीग्राम। ठीक है ना। हम गुणा क्रिया करते हैं, ये इतने मिलीग्राम हो गया। अब पूछा क्या है हमसे कि भैया अब यह तीन को गुणा कर दें कि इनका कुल भार ग्रामों में कितना है। ठीक है, हम जानते हैं कि 1 ग्राम में है ना, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। कितने होते हैं? ध्यान रखिएगा, 1 ग्राम में भी 1000 मिलीग्राम होते हैं। ठीक है। अब यहाँ क्या है? देखिए समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमें दिया है मिलीग्राम और हमें इसका भार ग्राम में ज्ञात करना है। तो मिलीग्राम छोटी इकाई है और ग्राम बड़ी इकाई है। तो जब भी छोटी इकाई को बड़ी इकाई में बदलना होगा ना, तब क्या करेंगे कि बड़ी इकाई में जितनी छोटी इकाइयां होती है ना उसका हम भाग लगाते हैं। क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। भाग यानी बटे में। अब जो भी लिखा हुआ है गुणा करने की आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको क्या करेंगे आप इस प्रकार से लिख लेंगे तो समय की बचत हो जाएगी और आपको क्लियर समझ में आ जाएगा करना कैसे है। कितने मिलीग्राम है? अब इसमें क्या करेंगे हम, क्योंकि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं और हमें इस मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है, तो क्या करेंगे 1000 का इसमें हम भाग लगाते हैं। भाग मतलब बटे में लिख देते हैं। ये आपके बन गए ग्राम। क्या बन गए? ये ग्राम बन गए। ठीक है। अब क्या करेंगे, लास्ट में शून्य है, जैसे शून्य को हम काट देते हैं इस प्रकार से। ये कट गए, कट गया ना। ये क्या हो गया आपका? अब 2 दूनी 4 और 3 शून्य लगा दी, ये हो गया 4000 ग्राम हो गया। ये ग्राम बदल दिया हमने।
एक काम हो गया। अब क्या करना है, अब इसको किलोग्राम में भी बदलना है, तो हम आगे यहाँ पर कर लेते हैं, क्योंकि जगह कम नहीं, यहाँ पर कम है, इसलिए हम आगे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से ये देखिए 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम होते हैं। तो अब ग्राम को जब किलोग्राम बदलना है, ठीक है, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना है, तो हम क्या करते हैं, भाग की क्रिया करते हैं, यानी 4000 में क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अब इसको हमने शून्य से शून्य काट दिया, कितना बचा, 4। ये क्या हो गया, 4 किलोग्राम, क्या हो गया, 4 किलोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से मिलीग्राम से हमने ग्राम बनाए और ग्राम से किलोग्राम बनाए, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12। वर्ष 2001 में किसी शहर की जनसंख्या 3,75,815 थी। वर्ष 2021 में पता चला कि जनसंख्या में 89,209 की वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब बढ़ गई ना, बढ़ना, वृद्धि मतलब बढ़ना। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये वर्ष का नाम है 2001, 2021 और 2023। जैसे आपका नाम है राम, श्याम, डेविड, जो भी नाम है ना, इसी प्रकार से ये साल के नाम है, वर्ष नाम है। तो क्या करना है, इन संख्याओं का यहाँ पर कोई उपयोग नहीं करना है, पहली चीज, क्योंकि बच्चे अक्सर यहाँ गलती कर जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि वर्ष का नाम है, जैसे आपका नाम होता है, तो इसका यहाँ पर इन संख्याओं का कुछ भी उपयोग नहीं करना है। तो अब देखिए क्या है कि 2001 में शहर की जनसंख्या कितनी थी, 3,75,815। अब 2021 में पता चला कि 89,209 की वृद्धि हो गई हुई है, क्या हो गई है, वृद्धि हो गई। तो बताइए वर्ष 2023 में शहर की जनसंख्या क्या थी, 3,75,815, ठीक है। और इसके बाद में 89,209 की वृद्धि हो गई। वृद्धि मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना मतलब जोड़ना। तो क्या करेंगे, इस संख्या को हम इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 5 और 9 14 के 4 हासिल का 1, है ना। इस प्रकार से जोड़ते हैं, ये जोड़ आपका आ जाता है की संख्या हो गई 4,65,024। यानी इस जो है शहर की जनसंख्या थी कब, 2023 में, ठीक है। वैसे यहाँ पर 21 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2021 में जो है शहर की जनसंख्या होगी कितनी, 4,65,024, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 6,91,782 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,80,510 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। मत यानी वोट, है ना। तो सफल यानी जो विजयी प्रत्याशी हुआ था, जो उम्मीदवार विजय घोषित हुआ था, है ना, उसने क्या किया, 6,91,782 मत प्राप्त किए, कितने वोट उसको मिले। अब उसके बाद जो निकटतम प्रतिद्वंदी था उसको कितने मिले, 3,80,510। तो अभी पूछा गया है कि जो सफल प्रत्याशी है उसने चुनाव कितने मतों से जीता। तो क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं, तो अंतर जो आएगा मालूम पड़ जाएगा कि वो कितने मतों से जीता है। ये अंतर आता है
11,272, है ना। तो सफल प्रत्याशी जो है 3,11,272 मतों से जीता। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14, एक बर्तन में 5 लीटर 500 मिलीलीटर दूध है। 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है। देखिए यहाँ हमें पूछा गया है कि 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसको भर सकते हैं। यानी यहाँ इकाई दी है मिलीलीटर की और यहाँ हमें दिया है लीटर का, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये लीटर है इसको भी मिलीलीटर में बदल लेते हैं। तो हमें दिया है कि 5 लीटर 500 मिलीलीटर, ठीक है। तो 1 लीटर में होते हैं 1000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर में कितना हो जाएगा, 5000 मिलीलीटर, क्योंकि आपका 5000 मिलीलीटर तो हमने बदल दिया, ठीक है। धन 500 ये भी हमारे पास में है, 500 मिलीलीटर हो गया, ठीक है ना। आप दोनों जोड़ते तो 5500 मिली, ठीक है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास में दूध कितना हो गया, 5500 मिलीलीटर दूध हुआ है। अब इस मिलीलीटर क्या करेंगे, अब 25 मिलीलीटर जो धारिता वाले गिलास है ना, उसको भरना है। तो क्या करेंगे, 5500 में से 25 का भाग लगाएंगे। 5500 में 25 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं, है ना। अब भाग किसे लगाते हैं, इस प्रकार से देखिए 5500 में भाग लगाते हैं, 25 दूनी 50 लगाते हैं, शेष बचता है 5, अगला को उतार लिया, 25 दूनी 50, ठीक है, 0, ये 0 उतारा, भाग इसकी, तो कितना आ गया 220, कितना हो जाएगा 220 गिलास, है ना, ठीक है। तो उत्तर क्या आएगा यहाँ पर, 220 गिलास जो है हम भर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15, एक व्यापारी द्वारा पिछले वर्ष बेची गई वस्तुओं की दर को मात्रा निम्न सारणी में दर्शाई गई है। दर ने रेट, जिस हिसाब से वस्तु बेची गई है, अब देख रहे हैं शक्कर है, इसकी दर थी 40 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलोग्राम के 40 रुपए, और 21,603 किलोग्राम बेची गई, ठीक है। आटा की दर है 30 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो आटा 30 रुपए का, और उन्हें कुल आटा बेचा है 34,782 किलोग्राम, ठीक है। पेंसिल की दर थी 3 रुपए प्रति नग, यानी एक पेंसिल के 3 रुपए, और उन्होंने 28,520 पेंसिल बेची है, ठीक है ना। अभ्यास पुस्तिका यानी नोटबुक जो है, जिसे आप कॉपी बोलते हैं, उसकी दर थी 8 रुपए प्रति नग, यानी एक कॉपी के 8 रुपए, और कुल बेची 30,004। साबुन की टिक्कियां, इसकी दर थी 9 रुपए प्रति नग, यानी एक साबुन के 9 रुपए, और उन्होंने 15,985 साबुनें बेची है, ठीक है ना।
अब क्या करना है, उपरोक्त सारणी की सहायता से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब इसको हल नीचे करेंगे, पहले समझ लेते हैं और फिर नीचे लिख देंगे। व्यापारी द्वारा बेची गई कुल शक्कर और आटे का भार कितना होगा। तो देखिए शक्कर कितनी बेची है, 21,603, और आटा बेचा है 34,782। इसमें क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न है, पिछले वर्ष पेंसिल से कितनी अधिक अभ्यास पुस्तिका बेची गई। अब देखें पेंसिल कितनी है भाई, 28,520 है, और अभ्यास पुस्तिका है 30,004। तो कितनी अधिक बेची गई, अब अधिक याद करना है तो क्या करेंगे, 30,004 में से 28,520 घटा देंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, 325 साबुन की टिकिया का मूल्य क्या होगा। अब देखिए एक साबुन की जो टिकिया है उसका मूल्य कितना है, 9 रुपया है। तो 325 साबुन का मूल्य कितना होगा, तो एक से अनेक हुआ। जब एक से अनेक होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, गुणा की क्रिया करते हैं। तो 325 में हम लोग का गुणा करते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसको हल कर लेते हैं। पहला है ना, उसमें हमने क्या किया कि शक्कर जो है 21,603 किलोग्राम, ये शक्कर बेची, ठीक है ना। और 34,782 किलोग्राम आटा बेचा। अब पूछा है कुल कितना बेचा है, तो इसको क्या करें, हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 3 और 2 5, 8 के 8, 13 के 3, असल का 1, 5 और 1 6, तो 5 नहीं 56,385 किलोग्राम, ये ने कुल वजन, ठीक है। अब दूसरा है ना, कि कितनी अधिक उन्होंने अभ्यास पुस्तिका बेची है। इसमें से हम क्या करेंगे, 30,004 में से क्या करते हैं, 28,520 को हटा देते हैं, ठीक है। 4 आ गया, 10 में से 2 घटाते हैं तो 8, उधार लिया 9 बचे, 9 से 5 घटाए 4, 9 8 घटाए तो 3, है ना। यह हो गया 1,484, ठीक है। अब तीसरा क्या है, साबुन की टिकिया वाला प्रश्न है। एक साबुन की टिकिया के 9 रुपए, तो 325 साबुन के कितने रुपए गुणा करते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऐसा जब लिखा हुआ है तो इसे लिख सकते हैं 325 गुणा 9, ठीक है ना। तो 9 पंजे 45 के 5, हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 के 2, हासिल के 2, 9 होते 27 और 2 हो जाते हैं 29, यानी 325 टिके आगे हो जाएंगे 2,925 रुपए, कितने हो जाएंगे, 2,900, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में हमने जो कंसेप्ट सीखे हैं, है ना, और उन कंसेप्ट जो प्रश्न हल किए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।